हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आप जानते ही हैं कि हमारी एमपीपीएससी की जो मेंस एग्जाम होगी उसमें 5वां प्रश्न पत्र हमारा हिंदी है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वचन और कारक। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम वचन। अब वचन, तो वचन किसे कहते हैं फ्रेंड? तो इसका एक सीधा सा सरल अर्थ याद रखना कि वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, वचन का अर्थ क्या है? तो वचन का अर्थ आपको याद रखना फ्रेंड संख्या। ठीक है, तो फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन विकारी शब्दों से आपको याद रखना है कि जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, किसे कहा जाएगा वचन? तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति की संख्या का पता चलता है, किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है, किसी पदार्थ की संख्या का पता चलता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। ये वचन का अर्थ होता है। अब यहाँ पर ये जो विकारी शब्द आया है, तो विकारी शब्द का अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो विकारी शब्द का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक इसका उदाहरण देखिए। अब आप उदाहरण, तो उदाहरण है यहाँ पर जैसे लड़का। ठीक है, उदाहरण है यहाँ पर जैसे लड़का। तो लड़का यहाँ पर कैसा शब्द है फ्रेंड? तो लड़का यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, अब इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लड़का है तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। तो यहाँ पर इसके रूप में परिवर्तन हो गया लड़का का। तो लड़का कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसका एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो जिसके भी रूप में परिवर्तन हो जाए लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर, तो उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अब जो लड़का शब्द है, तो ये कैसा है फ्रेंड? एक वचन शब्द है। इसमें हमको एक पता चल रहा है कि यहाँ पर लड़के की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर एक लड़का है। और यहाँ पर ये जो लड़के हैं, तो लड़के कैसा शब्द है? ये बहुवचन शब्द है। आ रहा समझ में? इससे हमें कई लड़कों के बारे में जानकारी मिलती है, कई लड़कों की संख्या का बोध होता है। तो इसलिए यहाँ पर लड़के शब्द क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही जैसे लड़की शब्द होता है, जैसे लड़की, तो लड़की यहाँ पर क्या है? ये एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। तो बहुवचन क्या हो जाता है इसका? लड़कियाँ। तो हमें यहाँ पर भी तो संख्या का पता चल रहा है। जैसे लड़की है तो यहाँ पर हमें एक लड़की के बारे में पता चलता है, और यहाँ पर लड़कियाँ, इसमें एक से अधिक लड़कियों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में इसके प्रकार देखिए। तो वचन के प्रकार कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। वचन के प्रकार, तो वचन के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं? तो इसमें एक याद रखना है आपको, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये 2 प्रकार इसके होते हैं। तो हमारी हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसमें देखिए पहले एक वचन। तो एक वचन किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक वचन का अर्थ क्या हो जाता है? एक वचन। तो जिन विकारी शब्दों से या जिन शब्दों से
किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक वचन किसे कहा जाता है? तो जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति वस्तु, किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि एक वचन का अर्थ लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने पूछा कि एक वचन किसे कहते हैं तो पहले अपन ने वचन की परिभाषा लिख दी और फिर इसके दो प्रकार लिखे, फिर उसके बाद में हम बता रहे हैं कि एक वचन का अर्थ ये होता है। ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर उसने पूछा है परीक्षा में हमसे कि एक वचन किसे कहते हैं तो सीधे आप एक वचन का अर्थ लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो एक वचन की परिभाषा क्या हो जाती है? तो जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके उदाहरण, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हमने बोला घोड़ा, ठीक है फ्रेंड, घोड़ा। तो घोड़ा यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है? ये एक वचन है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ एक संख्या का पता चलता है। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही घोड़ा है। आ रहा समझ में? ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं हमारे पास कि जैसे हमने बोला कि घर है ना, तो घर क्या है यहाँ पर? ये एक वचन है। आ रहा समझ में? इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ एक ही घर की हम बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे सड़क की बात करें अपन, सड़क, तो यहाँ पर सड़क क्या है? ये एक वचन है। जब हम बोल रहे हैं सड़क तो यहाँ पर आपको एक सड़क के बारे में ही पता चल रहा है, तो इसलिए ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से सिर्फ एक संख्या का पता चलता है वहाँ पर एक वचन होता है। क्लियर है सबको? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं बहुवचन। दूसरा प्रकार है बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहा जाता है? तो बहुवचन का अर्थ है कि जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसको आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो परीक्षा में आपको लिखना है कि जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, की संख्या का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बहुवचन का मतलब क्या है? तो बहुवचन का अर्थ होता है कि जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए अब आप। तो उदाहरण है इसके जैसे तो हमने बोला आपसे कि लड़कियां, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियां कैसा शब्द है? ये बहुवचन है। क्यों बहुवचन है? क्योंकि हमें यहाँ पर एक से अधिक लड़कियों की संख्या के बारे में पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है ये? इसलिए यहाँ पर है ये बहुवचन। ऐसे ही जैसे वृक्षों, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वृक्षों। तो वृक्षों यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड? ये है बहुवचन। इनसे हमें कई संख्या का पता चलता है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं वृक्षों, तो यहाँ पर एक वृक्ष नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा वृक्ष की बात हो रही है, तो इसलिए ये कैसे शब्द होते हैं? ये होते हैं बहुवचन। ठीक है फ्रेंड? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वचन के दो प्रकार समाप्त हुए। हिंदी में दो ही वचन होते हैं। ठीक है। अब इससे परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुवचन का अर्थ लिखते हुए उसके दो उदाहरण लिखिए। ठीक है। तो आपको पहले बहुवचन का अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसके दो उदाहरण लिखना है। ठीक है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं कि बहुवचन कैसे बनते हैं।
तो बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो वे कौन कौन से प्रत्यय हैं वो अब यहाँ पर आप देखिए। तो देखिए इसमें बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय, बहुवचन बनाने के लिए कुछ प्रत्यय, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनको शब्द के अंत में जोड़ने पर वे शब्द क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है फ्रेंड प्रत्यय। तो ये प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय का अर्थ होता है कि वह शब्दांश या वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, प्रत्यय जिसके भी अंत में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ये प्रत्यय होता है। अब इसमें देखिए कुछ प्रत्यय यहाँ पर कि जैसे ए, तो ए आकारांत शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके बहुवचन बना देता है। कैसे बना देता है, तो ये उदाहरण देखिए इसके। तो कुछ आकारांत शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ आकारांत शब्द होते हैं। तो आकारांत में ए जोड़ने पर बहुवचन हो जाता है। आ रहा समझ में। तो कुछ ऐसे आकारांत शब्द होते हैं जिसमें हम ए जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, ठीक है। तो उदाहरण है यहाँ पर जैसे लड़का, ठीक है। अब पहली बात तो ये फ्रेंड कि यहाँ पर आकारांत का मतलब क्या है, तो आकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में आ हो, ठीक है। जिसके अंत में आ होता है वह क्या कहलाता है, आकारांत कहलाता है। तो यहाँ पर लड़का है, तो लड़का के अंत में क्या है, तो लड़का के अंत में है आ, इसलिए यह क्या है, आकारांत शब्द है, ठीक है। अब जो आकारांत शब्द होता है इसके अंत में यदि हम ए जोड़ते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे लड़का, तो लड़का में यदि हम ए जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लड़के। और लड़के किस प्रकार का शब्द है, ये हो जाता है बहुवचन शब्द। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा शब्द है घोड़ा। अब घोड़ा किस प्रकार का शब्द है, ये एक वचन है और इसके अंत में यदि हम ए जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घोड़े, ठीक है। इसमें यदि हम ए जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, घोड़े। तो घोड़े कैसा शब्द है, ये बहुवचन है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आकारांत शब्दों के अंत में यदि हम ए जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि यदि घोड़ा शब्द एक वचन है तो इसको बहुवचन बनाना है तो आप इसके अंत में किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आपको फिर लिखना होगा कि इसके अंत में हम ए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह क्या बन जाता है, घोड़े, मतलब बहुवचन शब्द बन जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए आगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके अंत में अगर ए जोड़ दिया जाए तो वह भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। देखिए इसमें जो आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत, ठीक है, आकारांत के अंत में ए जोड़ने पर भी शब्द बहुवचन बन जाता है, ठीक है। तो बहुवचन कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आकारांत होते हैं। अब आकारांत का मतलब क्या है, तो जिसके अंत में आ होता है उसे आकारांत कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए फ्रेंड, जब आपको क्लियर होगा। जैसे पुस्तक, ठीक है। तो पुस्तक यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है, यह है एक वचन और आकारांत शब्द है। तो एक वचन और आकारांत कैसे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे क है, तो क के अंत में क्या है, क के अंत में है अ, क के अंत में क्या है फ्रेंड, अ। तो इसके अंत में अ है इसलिए ये क्या होता है, आकारांत होता है, ठीक है। अब इसमें यदि हम ए जोड़ देते हैं, ठीक है, पुस्तक में यदि हम ए जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पुस्तकें। और पुस्तकें कैसा शब्द होता है, यह बहुवचन शब्द होता है। तो ऐसे हमें बहुवचन बनाना है। ऐसे ही एक और इसका उदाहरण आता है कि जैसे किताब, जैसे किताब, ठीक है। तो यहाँ पर जो किताब शब्द है, किताब एक वचन होता है और आकारांत शब्द है। तो इसके अंत में क्या है, अ, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आकारांत कहा जाएगा।
अब इसमें यदि हम ए जोड़ देते हैं, इसके अंत में यदि हम ए जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? किताबें, मतलब यह बहुवचन शब्द बन जाता है। तो ऐसे हम आकारांत में यदि ये ए जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें इकारांत और ईकारांत होते हैं, और उसमें यदि हम या जोड़ दें तो वह बहुवचन बन जाता है। कैसे? ये देखिए, इसमें ईकारांत, ठीक है, ईकारांत और ईकारांत, ईकारांत और ईकारांत में या जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें अंत में क्या होगा? ई होगा। तो जिसके अंत में ई होगा वह क्या कहलाएगा? ईकारांत, और जिसके अंत में बड़ी ई होगा वह ईकारांत होता है, ठीक है। तो इसमें भी यदि हम या जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसके उदाहरण देखिए अब आप। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे पहले हम छोटी ई के उदाहरण देखते हैं, मतलब ईकारांत के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे रीति, ठीक है, जैसे रीति, तो रीति यहाँ पर कैसा शब्द है? एक वचन है, और इसके अंत में क्या है? ई है, छोटी ई। तो ये क्या है? ईकारांत शब्द है। अब इसमें यदि हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? बहुवचन। जैसे रीतियाँ, ठीक है, जैसे क्या हो जाता है? रीतियाँ। तो रीतियाँ यहाँ पर क्या हो गया? ये हो जाता है बहुवचन शब्द। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है जाति। दूसरा क्या है? जाति, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जहाँ पर भी छोटी मात्रा होती है वहाँ पर आपको कम समय रुकना है, उस पर कम आपको जोर देना है बोलने में, और जहाँ पर कोई भी बड़ी मात्रा आती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जोर देना है और ज़्यादा समय तक आपको रुकना है, ठीक है। ऐसे आपको उच्चारण करना है। अब यहाँ पर है जाति। तो इस जाति में यदि हम ये यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन। यहाँ पर जाति कैसा शब्द है? ये एक वचन है, और इसमें यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुवचन। आ रहा समझ में? तो जातियाँ मतलब बहुत सारी जातियाँ, रीतियाँ मतलब बहुत सारी रीतियाँ। ऐसे ही फिर बड़ी की मात्रा के उदाहरण देखिए, जैसे लड़की, जैसे लड़की। तो लड़की यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड? एक वचन, और ईकारांत है, ईकारांत। ईकारांत का मतलब क्या है कि ये लड़की के अंत में, की के अंत में क्या है? ये बड़ी ई है। तो ये की के अंत में बड़ी ई है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा ईकारांत शब्द। और यह कैसा है? ये एक वचन शब्द है। अब इसके अंत में यदि हम ये यहाँ जोड़ देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है लड़कियाँ। आ रहा समझ में? इसका क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। तो लड़कियाँ कैसा शब्द है? ये बहुवचन शब्द होता है फ्रेंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए आगे और उदाहरण इसके, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें हम ओ जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। तो कुछ उदाहरण देखिए इसके, जैसे आकारांत होता है। आकारांत में ओ, ठीक है, आकारांत में ओ जोड़ने पर भी बहुवचन हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके अंत में हम ओ जोड़ेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा? तो वह बहुवचन बन जाता है। तो कैसे बहुवचन बनेगा? तो कुछ इसके उदाहरण देखिए। तो आकारांत के उदाहरण, जैसे माता, ठीक है, जैसे माता। तो माता यहाँ पर क्या है? ये एक वचन शब्द है फ्रेंड, और इसके अंत में क्या है? तो इसके अंत में होता है आ। तो इसके अंत में जब आ है तो यह क्या हो जाएगा? आकारांत। अब ये आकारांत शब्द में यदि हम ये ओ जोड़ते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाता है। जैसे माताओं, जैसे माताओं। तो माताओं कैसा शब्द है? ये बहुवचन है, और माता कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे इसको बहुवचन हम बना सकते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं
कि जिसके अंत में आ होता है। जैसे अकारांत होता है, आकारांत में यदि हम ओ जोड़ते हैं तो आकारांत में ओ जोड़ने पर भी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके अंत में आ होता है और उसमें ओ जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, बहुवचन। तो इसका उदाहरण देखिए, तो उदाहरण है यहाँ पर जैसे बहन। ठीक है, तो यहाँ पर बहन कैसा शब्द है, एक वचन है, और इसके अंत में क्या है, तो इसके अंत में है अ, मतलब ये क्या है, अकारांत है। और जब हम इसमें ये ओ जोड़ेंगे, इसमें हम जब ये ओ जोड़ते हैं तो यह क्या बन जाता है, बहुवचन। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए ओ जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहन का बहनों। तो यहाँ पर जब हम इसमें बहन में ओ जोड़ते हैं तो यह बन जाता है बहनों, और बहनों कैसा शब्द होता है, ये बहुवचन होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब अगला आ जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जोड़ने पर भी एक वचन शब्द बहुवचन बन जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, यहाँ पर आप देखिए। तो कुछ शब्द होते हैं जैसे जन, जन जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। इसके बाद में गण जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। इसके बाद वृंद जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जोड़ने पर ये बहुवचन हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, ये इनका उदाहरण आप देखिए। तो जैसे यहाँ पर ये जन शब्द हैं, ठीक है, उदाहरण देखिए अब आप इसका। तो ये जन शब्द जिसके भी अंत में जुड़ेगा यह बहुवचन बना देगा। कैसे, तो इसका उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भक्त, ठीक है, अब भक्त यहाँ पर कैसा शब्द है फ्रेंड, एक वचन है, और इसमें जब हम ये जन शब्द जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है भक्तजन। और जो भक्तजन शब्द होता है यह बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, कैसे, जैसे भक्त आया है और भक्तजन आए हैं, आ रहा समझ में। इसके बाद में ऐसे फिर दूसरा उदाहरण है जैसे गण का। तो यह गण भी जिसके अंत में जुड़ता है यह बहुवचन बना देता है। कैसे, तो एक उदाहरण देखिए इसका, जैसे शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है, ये एक वचन है, और जब शिक्षक के अंत में हम ये गण जोड़ते हैं तो यह बहुवचन बन जाता है। तो शिक्षक के अंत में जब गण जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शिक्षक गण। ठीक है, और शिक्षक गण कैसा शब्द है फ्रेंड, ये है बहुवचन। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसे ही छात्र के अंत में यदि हम गण जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, छात्रगण। और छात्रगण शब्द कैसा होता है, बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो तीसरा है वृंद, इसको पढ़ते हैं वृंद। तो ये वृंद भी जिस शब्द के अंत में जुड़ता है वह बहुवचन बन जाता है। तो उदाहरण देखिए इसका, जैसे मुनि, क्या है, मुनि। तो यहाँ पर जो मुनि शब्द होता है, इस मुनि में यदि हम वृंद जोड़ते हैं तो यह भी बहुवचन बन जाता है। जैसे मुनि वृंद, इसका हो जाता है मुनि वृंद। तो मुनि वृंद किस प्रकार का शब्द है, ये है बहुवचन शब्द फ्रेंड, और ये क्या है, ये एक वचन शब्द था। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। ठीक है, तो वे कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, तो देखिए इसका उदाहरण दे रहा। तो कुछ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं या बहुवचन में होते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं, ये देखिए अब आप कुछ उदाहरण देखिए इनका, कि जैसे आंसू, जैसे आंसू, जैसे प्राण, ठीक है, जैसे हस्ताक्षर, ठीक है। तो आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक और शब्द आता है दर्शन। ठीक है, अब इन सब के एक उदाहरण आप देखिए। जैसे आंसू, तो आंसू ये बहुवचन शब्द होता है, लेकिन कुछ लोग इसको अशुद्ध तरीके से प्रयोग में लाते हैं। जैसे आंसू,
तो हम जब इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमको ये बोलना होगा कि आंसू निकल रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आंसू निकल रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि आंसू निकल रहा है तो यह अशुद्ध है। आ रहा समझ में? इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे वाक्यों में? तो आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, आंसू निकल रहे हैं। अब यहाँ पर आंसू निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया भी क्या है? ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगी। यदि यहाँ पर कोई शब्द पहले बहुवचन आया है तो क्रिया भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे प्राण, तो प्राण भी अपने आप में क्या है? ये बहुवचन शब्द होता है, ठीक है। तो इसका जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मोहन के प्राण निकल गए, मोहन के प्राण निकल गए, ये बोलते हैं हम, निकल गए, ठीक है। तो गए, यहाँ पर हमने ये बहुवचन क्रिया का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो प्राण शब्द है, तो प्राण यहाँ पर क्या है? ये बहुवचन है। आ रहा समझ में? तो जब ये बहुवचन होता है तो यह क्रिया भी बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं, इसलिए आपको बोलना होगा कि मोहन के प्राण निकल गए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मोहन का प्राण निकल गया। अगर आप ये बोलते हैं तो वह अशुद्ध है, ठीक है। तो आपको शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर भी कैसा शब्द है? तो यह भी बहुवचन होता है। आ रहा समझ में? तो जब हम इसको बोलेंगे कि आपने हस्ताक्षर करवा लिए, ऐसे वाक्यों में आपको प्रयोग करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हस्ताक्षर करवा लिया। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो यह अशुद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दर्शन शब्द, तो दर्शन शब्द भी कैसा शब्द है? तो दर्शन भी ये बहुवचन होता है। जब भी हम बोलते हैं तो यही बोलेंगे कि दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन हो गए। आ रहा समझ में? कभी हम ये बोलते हैं क्या कि दर्शन हो गया, दर्शन कर लिया? अगर आप ये बोलते हैं तो आप अशुद्ध बोलते हैं, ठीक है। हमको हिंदी में विशेष रूप से शुद्ध शब्द शुद्धों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शुद्ध शब्द नहीं बोल रहे हैं तो आपको परीक्षा में नंबर कम मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो शब्द जब आप बोलते हैं तब भी आपको शुद्ध बोलना है, और जब आप लिखेंगे तब भी आपको शुद्ध ही लिखना है। अगर शुद्ध उच्चारण होगा तो हमारी लिखावट भी शुद्ध होगी, और अगर हम उच्चारण ही गलत करेंगे तो लिखेंगे भी गलत, ठीक है। तो आपको शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। आपको शुद्ध शब्द की आदत डालना है, ठीक है, सिलेक्शन तक भी और सिलेक्शन के बाद भी, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ शब्द थे जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं ये देखिए आप। तो कुछ शब्द, कुछ, ठीक है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं? तो कुछ इसके उदाहरण हैं जो आप देखिए। तो उदाहरण देखिए, जैसे जनता, जैसे माल, जैसे सामग्री। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने इनका अशुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जनता शब्द है, तो जनता ये एक वचन शब्द होता है, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वचन कैसा? जनता तो बहुत सारी होती है। तो जनता बहुत सारी होती है तो जनता का मतलब क्या है? तो कई लोगों का समूह कहलाता है जनता, ये जनता का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अपने आप में जो जनता शब्द है, ये जनता शब्द अपने आप में एक वचन है। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो इकट्ठा हुए हैं, हम तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ये जनता शब्द की बात कर रहे हैं कि भैया जनता शब्द कैसा है, ठीक है। तो जो जनता शब्द है ये एक वचन होता है, इसलिए जब भी हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जनता इकट्ठी हुई थी। आ रहा समझ में? यहाँ
बहुत सारी जनता थी, हम ये बोलते हैं क्या कि बहुत सारी जनता था, थी, थे, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो आपको एक वचन में इसका प्रयोग करना पड़ेगा, आप इसको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो हम इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? तो वहाँ बहुत जनता थी, तो वहाँ पर बहुत जनता थी मतलब क्या हुआ? वहाँ पर इतनी जनता इकट्ठी हुई थी, तो वहाँ बहुत जनता थी। तो बहुत जनता थी मतलब जनता जो शब्द है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमने जो सहायक क्रिया का प्रयोग किया है ये एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आ रहा समझ में? वहाँ पर इतनी जनता थी, वहाँ पर ठीक है इतने लोग आए थे, तो लोग आए थे, पर हम जनता जब बोलेंगे तो जनता हमेशा एक वचन ही होगा, उसको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें आप लोगों को। दूसरा आता है माल। अब माल क्या है? तो माल यहाँ पर आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि ये हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, अब एक वचन जो शब्द होता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि माल रखा था, माल आया था। भले ही बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पुस्तक हैं, पेन है, या इसके अलावा और भी कोई चीज़ है आपके पास, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? माल ही कहेंगे। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उनको माल ही कहते हैं। जैसे जो व्यापारी वर्ग होता है, तो व्यापारी वर्ग भी क्या करता है? सब इनको माल को एक वचन में ही बोलता है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पास, लेकिन उन सबको वह यही बोलता है कि माल आ गया, माल भिजवा दिया। आ रहा समझ में? तो इसको हम जब वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाएगा इसका? तो माल रखा है, माल रखा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि माल रखा है, तो माल यहाँ पर क्या है? एक वचन शब्द है। अब माल रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कोई एक ही प्रकार की चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब हम ये माल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक वचन में ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऐसे होते सामग्री। तो सामग्री ये स्त्रीलिंग शब्द है। आ रहा समझ में? जनता स्त्रीलिंग शब्द है, माल ये पुल्लिंग शब्द होता है, और है सब ये एक वचन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोले जैसे सामग्री, तो हम बोले कि यहाँ सामग्री रखी थी या यहाँ सामग्री रखी है। ठीक है, यहाँ सामग्री रखी है। ठीक है, अब हमने ये बोला कि यहाँ सामग्री रखी है, तो रखी है, तो यहाँ पर हमने रखी है मतलब एक वचन क्रिया का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो सामग्री शब्द है, तो सामग्री शब्द अपने आप में क्या है? एक वचन शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर रखी है एक वचन क्रिया का उपयोग किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम कभी कभी किसी बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो जिसका हम सम्मान कर रहे हैं तो भले ही वह एक वचन है, लेकिन जब हम वाक्य को बोलेंगे तो हमको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। कैसे? तो जैसे हम बोलते हैं कि गुरुजी, ठीक है, उदाहरण यहाँ पर कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने वाक्य यहाँ पर लिखा। अब हमने बोला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी यहाँ पर क्या है? तो गुरुजी तो अपने आप में एक वचन है। गुरुजी यहाँ पर क्या है? तो जो गुरुजी शब्द है ये अपने आप में एक वचन है, परंतु जब हम इनका सम्मान करते हैं, इनका इज्जत करते हैं, इनको आदर पूर्वक बोलते हैं, तो हमको क्या बोलना होगा? आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, तो रहे हैं हमने यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग किया है यह क्या होती है? बहुवचन। आ रहा समझ में? तो जब हमसे कोई बड़े होते हैं या जो सम्माननीय होते हैं, तो जो व्यक्ति सम्माननीय है वह भले ही एक वचन है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो हमको बहुवचन में बोलना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुजी शब्द के लिए एक वाक्य बनाकर बताइए बहुवचन में, तो आपको क्या लिखना होगा? कि गुरुजी आ रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि गुरुजी आ रहा है, नहीं, ये क्या होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा
वचन का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसमें हम शुरू करते हैं कारक। ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक है कारक। अब कारक किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो कारक का अर्थ क्या हुआ, तो कारक का अर्थ है कि संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कारक का अर्थ लिखिए या कारक किसे कहते हैं, तो आपको ये परीक्षा में लिखना है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक उदाहरण से इसको समझिए आप कि कैसे इसका संबंध होगा वाक्य के अन्य पदों से। ठीक है, तो इसका उदाहरण है जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो अब यहाँ पर कारक क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर कारक है ये ने। ठीक है, कारक क्या है यहाँ पर, ने है। तो फिर इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये मोहन क्या है, संज्ञा है। ठीक है, पुस्तक क्या होगी यहाँ पर, तो पुस्तक होगी यहाँ पर कर्म, और पढ़ी यहाँ पर क्या है, तो ये होगी यहाँ पर क्रिया। आ रहा समझ में। तो ये पढ़ना यहाँ पर क्रिया है और मोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता है। ठीक है, तो क्रिया का संबंध अब किससे होगा, संज्ञा से। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि हमारी हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में कारक कितने फ्रेंड, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। वे कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला है कर्ता, ये कारक और इनके कारक चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर आपको ये कारक और कारक चिन्ह याद हो जाते हैं तो आपको समझने में, पढ़ने में और लिखने में बहुत आसानी होती है। तो हिंदी में 8 कारक है, जिसमें पहला कारक है कर्ता, और इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इसका कारक चिन्ह होता है ने। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने। फिर दूसरा होता है कर्म, तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। इसके बाद तीसरा होता है करण, करण का कारक चिन्ह क्या होता है, से, के द्वारा। ठीक है, से, के द्वारा। इसके बाद फिर चौथा, ठीक है, चौथा है संप्रदान। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। इसके बाद फिर पांचवा, तो पांचवा हो जाता है अपादान। अपादान का कारक चिन्ह होता है से। से का मतलब क्या है, यहाँ पर से है अलग होने के अर्थ में। से है यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में छठवां कौन सा है, संबंध। छठवां है संबंध। इसके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, का, की, के, या रा, या री, या रे। ये इसके कारक चिन्ह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सातवां होता है अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, इसका कारक चिन्ह होता है में, पर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 8वां कारक होता है संबोधन। ठीक है, 8वां क्या है, संबोधन। और इसके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, है, ओ, अरे। ठीक है,
ये इसके ऐसे कारक चिन्ह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें पहले शुरू हम करते हैं कर्ता कारक। पहला देखिए यहाँ पर कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए अब आप। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कर्ता कारक, तो जिस कारक से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो जिससे क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, जिससे क्रिया के पूर्ण, ठीक है, जिससे क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक इसका उदाहरण देखिए, तो उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। तो उदाहरण है कि जैसे मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर ने क्या है फ्रेंड, ने है यहाँ पर कारक, और क्रिया क्या है यहाँ पर लिखा, और इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता है यहाँ पर मोहन। ठीक है, तो मोहन ने क्या लिखा है, पत्र लिखा। तो मोहन ने पत्र लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर ये जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है यहाँ पर ने, तो मोहन ने पत्र लिखा, इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। आ रहा समझ में। इसके बाद में ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी। श्याम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर भी कारक क्या है, तो कारक है ने, और क्रिया क्या है यहाँ पर, क्रिया है पढ़ी। तो मोहन ने या सॉरी श्याम ने पुस्तक पढ़ी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उसकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो पढ़ने की क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है, इससे हमें यह पता चल रहा है इस वाक्य से। अब इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर होता है कर्ता कारक। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही मोहन ने गीत गाया, तो मोहन ने गीत गाया मतलब गीत गाने की क्रिया उसकी समाप्त हो चुकी है। तो इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, तो इससे हमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए दूसरा। ठीक है, तो दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, को। ठीक है, तो इसको आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो संज्ञा और सर्वनाम पर जब क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ेगा किस पर, संज्ञा पर या सर्वनाम पर। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण, तो उदाहरण है जैसे श्याम ने मोहन को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर अब पढ़ाना क्या है, पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, और कारक क्या है फ्रेंड, तो कारक है यहाँ पर को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोहन, तो मोहन क्या है, संज्ञा है। तो कौन प्रभावित हो रहा है, या क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है मोहन पर। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आता है कि राम ने सोहन को पकड़ा। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, तो क्रिया है यहाँ पर पकड़ा। किसको पकड़ा है, सोहन को। तो एक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सोहन पर। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है, कर्म कारक होता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कारक का दूसरा प्रकार खत्म होता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा। तो तीसरा है
करण कारक, तीसरा है करण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसका कारक चिन्ह होता है से, के, द्वारा। ठीक है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है फ्रेंड? तो इसका कारक चिन्ह होता है से, के, द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब इसका अर्थ क्या होता है करण का। तो करण का कारक चिन्ह है से, के, द्वारा। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है तो उसे हम करण कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जिससे हमें किसके बारे में पता चले? तो जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से, के, द्वारा। तो उदाहरण इसका देखिए कि जैसे सोहन गेंद से खेलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रिया का साधन क्या है? तो क्रिया का साधन है गेंद, और क्रिया क्या है यहाँ पर? खेलना। तो खेलना यहाँ पर क्या है फ्रेंड? क्रिया है, और क्रिया का साधन क्या है? गेंद है। क्रिया का साधन क्या है? गेंद है, और क्रिया क्या है यहाँ पर? खेलना है। ठीक है, तो जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। और यहाँ पर कारक क्या है? से। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमें क्रिया का साधन क्या पता चल रहा है? तो क्रिया का साधन है गेंद। तो सोहन किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। आ रहा समझ में? तो ऐसे क्रिया के साधन का बोध जब हमें होगा तो वहाँ पर एक करण कारक होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण कि मोहन ने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। ठीक है, तो काटना यहाँ पर क्या है? तो काटना है यहाँ पर क्रिया। ठीक है, किससे काटा है? कुल्हाड़ी से। तो क्रिया का साधन क्या हुआ है फ्रेंड? तो क्रिया का साधन है कुल्हाड़ी। तो ऐसे जब क्रिया के साधन का बोध हमें होता है वाक्य में तो वहाँ पर एक करण कारक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक कारक का तीसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब देखिए चौथा है संप्रदान। तो संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है? इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है संप्रदान कारक का? तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसको ध्यान रखना आप लोग, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। आ रहा समझ में? इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो एक इसका उदाहरण आप देखिए, तो उदाहरण से और जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। जैसे मोहन सोहन के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आया क्या है फ्रेंड? आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आया क्या है? तो आया यहाँ पर क्रिया है। और सोहन क्या है यहाँ पर? तो सोहन जिसके लिए अपन क्रिया कर रहे हैं। अब तो किसके लिए कर रहे हैं क्रिया? ये सोहन के लिए क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो सोहन के लिए यहाँ पर क्रिया की जा रही है। तो के लिए यहाँ पर कारक है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है? तो इसमें संप्रदान कारक होता है। ऐसे ही माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है। माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है। ठीक है, तो माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है।
तो यहाँ पर अब देखिए के लिए, तो के लिए यहाँ पर क्या है, कारक, और क्रिया क्या है यहाँ पर, तो क्रिया है यहाँ पर लाना। तो किसके लिए माँ मिठाई ला रही है, बच्चों के लिए। किसके लिए क्रिया की जा रही है, बच्चों के लिए। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होता है फ्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला हो जाता है पांचवा। पांचवा है अपादान। ठीक है, पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से। अब यहाँ पर जो से है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये आप इसे याद रखना, अलग होने के अर्थ में इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसे आप लोग याद रखना, परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फिर इससे पहले हमने करण में भी से पढ़ा था। तो करण में हमने जो से पढ़ा था वो क्या था, वो अलग नहीं करता है, वो जोड़ता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो से होता है ये अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कैसे, तो एक इसका उदाहरण देखेंगे हम, लेकिन उदाहरण से पहले इसका अर्थ समझिए कि अपादान का अर्थ होता क्या है। तो अपादान का अर्थ होता है अलग। ठीक है, तो फिर इसको पूर्ण रूप से हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो आपको लिखना है कि वह कारक जो अलग होने का बोध कराता है तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। या हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि जिससे अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिससे या जिस कारक से अलग होने का बोध होता है, जिस कारक से अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें किसका बोध होगा फ्रेंड, इसमें अलग होने का बोध होता है। तो अलग होने का बोध कैसे होगा, तो एक इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण इसका सबसे सरल कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पत्ते गिरते हैं, तो गिरना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, और से यहाँ पर क्या है, ये अपादान कारक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जब पत्ते अलग हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर कारक क्या हो जाता है, से। और से ये किस प्रकार का कारक है, अपादान कारक होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मोहन घोड़े से गिर गया। अब मोहन घोड़े से गिर गया, तो यहाँ पर अब गिरना क्या है, ठीक है, तो गिरना भी क्रिया है और किससे अलग हो गया, घोड़े से अलग हो गया। अब घोड़े से अलग हो गया है यहाँ पर, तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें अपादान कारक होता है। ऐसे ही हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है फ्रेंड, तो गंगा किससे अलग हो गई, हिमालय से। यहाँ पर मोहन घोड़े से गिर गया, तो मोहन किससे अलग हो गया, घोड़े से। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किससे अलग हो गए, वृक्ष से। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संबंध। छठवां है संबंध कारक। और संबंध कारक ये क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, का, की, के, रा, री और रे, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि दो पदों का परस्पर संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जिससे दो पदों के पारस्परिक संबंध का बोध होता है, के पारस्परिक संबंध का बोध होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका उदाहरण देखिए। ठीक है, तो उदाहरण जैसे हमने बोला राम का घर है, या यह राम का घर है,
तो राम का घर है, तो यहाँ पर का क्या है फ्रेंड, का है कारक, ठीक है। तो किसका घर है, राम का घर है, ठीक है। तो राम और घर ये दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। किसका घर है, राम का घर है। इसके बाद फिर ऐसे ही यह राम की बहन है, यह राम की बहन है। तो कौन है, बहन है। किसकी बहन है, राम की बहन है। तो दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, ये की कारक। तो इसलिए कौन सा कारक हो जाता है, संबंध कारक होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे ही एक के का उदाहरण देखिए। तो के उदाहरण में जैसे मोहन, ये मोहन के भाई हैं, मोहन के भाई, ठीक है। तो मोहन के भाई, तो यहाँ पर के क्या है, कारक है, ठीक है। तो किसके भाई हैं, मोहन के भाई हैं। तो इससे हमें भाई और मोहन दोनों के बीच में संबंध पता चल रहा है। तो संबंध बताने का काम कौन सा कारक कर रहा है, के, इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक होता है फ्रेंड, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए 7वां प्रकार। अगला 7वां है अधिकरण। 7वां है अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह में पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में। तो फिर इसको परीक्षा में हम लिखेंगे कैसे, इसका अर्थ क्या होता है। तो अधिकरण का अर्थ होता है कि जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है, जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। तो जिससे क्रिया, ठीक है, जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, तो एक इसका उदाहरण देखिए आप, तब आपको पता चलेगा कि क्रिया का आधार क्या है। तो क्रिया का आधार कुछ भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है, तो वहाँ पर ये कारक होता है अधिकरण। इसका उदाहरण देखिए। तो उदाहरण क्या है इसका, ये देखिए, जैसे वृक्ष पर कोयल बैठी है, ठीक है फ्रेंड। तो वृक्ष पर कोयल बैठी है, तो यहाँ पर कारक क्या है, यहाँ पर कारक है पर, और क्रिया क्या है, बैठना। तो क्रिया का आधार क्या है, तो क्रिया का आधार है वृक्ष, ठीक है फ्रेंड। तो कारक है इसमें पर, क्रिया है बैठना, और क्रिया का आधार क्या है, वृक्ष है। कोयल कहाँ बैठी है, वृक्ष पर बैठी है, ठीक है। तो क्रिया का आधार क्या हुआ, वृक्ष। तो इसलिए इसमें कारक कौन सा हो जाता है, अधिकरण कारक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी का अगला उदाहरण है कि घर में लोग बैठे हैं, घर में लोग बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कारक क्या है, तो कारक है इसमें में, ठीक है, और क्रिया क्या है इसमें, बैठना। तो लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे हैं, ठीक है। और घर क्या हुआ फिर, तो घर हुआ क्रिया का आधार, घर क्या है, क्रिया का आधार। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाता है, अधिकरण कारक होता है। तो जब वाक्य में आपको क्रिया के आधार का पता चलता है, तो वहाँ पर ये अधिकरण कारक होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट, अगला आता है लास्ट संबोधन, ठीक है। लास्ट है संबोधन कारक, ठीक है। तो इसके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जैसे हे, हो, ठीक है, अरे, हे, हो, अरे, ऐसे इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में, इसका अर्थ क्या होता है, तो जिससे पुकारने
या सावधान करने का बोध होता है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो जिससे पुकारने या संबोधित या सावधान भी लिख सकते हैं, तो जिसे पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, सावधान करने का बोध होता है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो इससे हमें किसका बोध होता है, तो इससे हमें सावधान करने का या पुकारने का बोध होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं, ऐसे कारक को संबोधन कारक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण है जैसे हे भगवान, ठीक है, हे भगवान। तो हे भगवान के बाद में आपको क्या लगाना है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है फ्रेंड। ठीक है, तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हे क्या है, तो हे यहाँ पर संबोधन कारक होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही किसी को हम सावधान करने के लिए बोलते हैं कि अरे ठीक से जाना या अच्छे से जाना, अच्छे से जाना। तो अरे अच्छे से जाना, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने क्या किया, उसको पहले सावधान किया कि अरे ठीक से जाना या अच्छे से जाना। तो यहाँ पर जो कारक है ये कौन सा कारक है, ये सावधान या संबोधन कारक होता है। तो जब सावधान करने के लिए, पुकारने के लिए जिन कारकों का हम प्रयोग करते हैं तो उसे संबोधन कारक कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कारक समाप्त हो जाते हैं। तो देखते रहिए फ्रेंड हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।